और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की 68 सीटों के लिए वोट डाले गए। करीब 67% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग सिरमौर में 72.79% वोटिंग हुई है। वहीं किन्नौर में सबसे कम लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, जहां 62% मतदान हुआ। अब सबको 8 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग का इंतजार है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने बिलासपुर में मतदान किया। बीजेपी अध्यक्ष मतदान के लिए बिलासपुर के विजयपुर में मतदान के लिए परिवार के साथ पहुंचे थे। जेपी नड्डा साहब हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और हिमाचल से ही आते हैं और आज खुद के गृह क्षेत्र के अंदर बैठे हैं। उनसे बात करते हैं। नड्डा साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक चैलेंज हो जाता है जब गृह क्षेत्र हो, तो कितना चैलेंज मानते हैं अभी हिमाचल? कोई चैलेंज नहीं। हिमाचल की जनता बड़ी सरल है और अच्छे से अपना भविष्य जानती है कि किस तरीके से उसको अपना भविष्य बनाना है। हर चुनाव को हम सीरियसली लड़ते हैं, इसलिए हम कोई इस तरीके से चैलेंज के रूप में नहीं लेते हैं। आखिर जनता का वोट लेना है और जनता हमको आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। मोदी जी के प्रति उनका अथाह प्रेम है, अटूट विश्वास है और उन्होंने जो मोदी जी ने काम किया उसको जनता ने देखा है। जयराम जी ने उसको धरती पर, तो लोग आतुर हैं और मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। जयराम जी एक नया चेहरा थे और अब मुख्यमंत्री का 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है। कैसे देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ हावी है? आपने देखा कहीं एंटी इनकम्बेंसी है? प्रो इनकम्बेंसी है। सब लोग बीजेपी को हाथों हाथ बढ़ाना चाहते हैं और उनका खुद का भी जो जयराम जी का व्यक्तित्व है वो सबको साथ लेकर के चलने के का दम भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं और व्यवहार भी रखते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर काफी पैर फैलाए, केजरीवाल जी खुद आए। क्या भविष्य देखते हैं हिमाचल के अंदर? आए पीछे गए पहले, क्रीज पर तो टिके नहीं। सब जगह जमानतें जब्त करा के आए हैं। उत्तर प्रदेश में करके आए, उत्तराखंड में करके आए और गोवा में करके आए। अब बारी हिमाचल की है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा है? क्योंकि आपने भी काफी प्रचार जा करके किया है और काफी रैलियां संबोधित। लोग विकास चाहते हैं और जिस तरीके का 4 लेन कनेक्टिविटी सारी चीजें हुई हैं, एम्स आया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया, IIIT आया, IIIT आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया। ये सब कभी किसी ने सोचा नहीं था। बल्क ड्रग पार्क आया, मेडिकल डिवाइस पार्क आया। ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं जो देश को आगे ले जाने वाली है, तो उसमें उन लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। नड्डा साहब, कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि वीरभद्र सिंह थे, एक कद्दावर थे हिमाचल के, लेकिन अब किस तरह की स्थिति देखते? अब स्थिति कांग्रेस की वैसे स्थिति दिन प्रतिदिन खराब ही हुई है और उनके यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, जो लिखा है उसने पढ़ा नहीं, जो पढ़ा है उसने लिखा नहीं। तो उनके यहाँ कोई चीजों की ड्यू डिलिजेंस तो होती नहीं। हिमाचल के अंदर एक रिवाज रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। क्या लगता है अब की बार? इस रिवाज में कांग्रेस धोखे में पड़ गई, उनको पता नहीं था और इस बार भारतीय जनता पार्टी रिवाज बदल रही है और हिमाचल की जनता बदल रही है। हम कहाँ होते हैं बदलने? आप देख सकते हैं जेपी नड्डा साहब हैं और जेपी नड्डा साहब ने साफ तौर पर कहा है कि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के अंदर आने जा रही है और रिवाज जो है वो बदलने जा रहा है। और आपको बता दें कि वोट डालते हुए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों में आप सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मतदान करते हुए देख सकते हैं। वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी वोटिंग की। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने भी अपना वोट डाला। जो पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को भी आप देख सकते हैं इस तस्वीर में और स्क्रीन पर ये तमाम लोग वोट डालते हुए देखे जा सकते हैं। ये आज जब ये लोग वोटिंग के लिए पहुंचे थे, ये तब की तस्वीरें हैं और जाहिर है कि जब बड़े चेहरे, इस तरह के बड़े चेहरे जब चुनाव में वोट डालते हुए नजर आते हैं, वोट डालते हुए जाते हैं, तो इसका असर जो है लोगों पर पड़ता है और लोग भी निकलते हैं वोटिंग के लिए। दक्षिण भारत के 2 दिवसीय मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब अंधेरा छंटने की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे कमल खिलता दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में आपसे मिलना अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं यहां के कार्यकर्ताओं से बहुत ही प्रभावित हूं। पीएम ने आगे कहा कि निराशा में डूबी हुई सरकार आप पर जुल्म कर रही है।
फिर भी आप लोग डटे हुए हैं। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य को पहले जनता चाहिए, परिवार पहले नहीं। पीएम ने केसीआर के अंधविश्वासों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सामाजिक न्याय में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। पीएम ने कहा कि विपक्षी दल गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच का डर है। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत से लोग उनसे पूछते हैं कि वो कैसे थकते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं थकता नहीं हूं क्योंकि हर दिन मैं 2 से 2.5 किलो गालियां खाता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। HCCL के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और न ही केंद्र सरकार का कोई इरादा है। और इसलिए मैं अपने भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि किसी अफवाह पर जरा भी ध्यान न दे। ये झूठ के व्यापारियों को हैदराबाद में रहने दें। भाइयों और बहनों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए तेलंगाना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तेलंगाना के तेज विकास के लिए आप सभी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ एक बार आपको ये ढेर सारे विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई। मेरे किसान भाइयों को विशेष बधाई। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए। हैदराबाद में कुछ लोगों को आज नींद नहीं आएगी। और आगे बढ़ते हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने 10 लाख रुपए तक के इलाज और दवाइयों को मुफ्त करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कहा गया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि वो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महंगाई के मुद्दे का जिक्र करते हुए ऐलान किया है कि पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो गृहिणियों को 500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी, यानी कि 500 रुपए में एक गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा बिजली बिलों में राहत के लिए 300 यूनिट तक की खपत पर बिल में छूट मिलेगी। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए भी घोषणाएं की हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद वो सरकारी और अर्ध सरकारी लाख रिक्त पड़े पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी और उसे पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम का चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर और हमलावर होते नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब और बीजेपी वाले रोज तीर पर तीर मार रहे हैं दिल्ली वालों पर और रोज उनको तंग कर रहे हैं। आप और हम लोग उन पर मरहम लगाते हैं और मैं उनके परिवार का हिस्सा बनकर उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना था। दुख हुआ जब कुछ दिन पहले उन्होंने योगा की क्लासेस बंद कर दी। एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे, उन 17,000 लोगों को योग करने से रोका गया। हमारा तो टारगेट था कि हम 17 लाख लोगों को योग कराएंगे, लेकिन इन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। योगा टीचर्स को क्लासेस में जाने से रोका गया। मतलब योग करने से कौन रोकता है? ये तो योग किसी योग कर रहा हो उसको रोकना तो पाप है। हमें बहुत दुख हुआ, लोगों को बहुत दुख हुआ। लोगों के व्हाट्सएप, पूरी दिल्ली के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा था कि यार ये कैसे लोग हैं जो योग करने से लोगों को रोकते हैं। तब मैंने बहुत लोगों से बात की और सबने मिलकर ये तय किया कि हम दिल्ली के अंदर योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। एक तरह से जैसे उसने देवदत्त ने तीर चलाया था हंस के ऊपर,
एलजी साहब ने और बीजेपी वालों ने तीर चलाया था दिल्ली की जनता के ऊपर कि योगा की क्लासेस बंद करेंगे। हमने तीर निकाला, मरहम पट्टी की और हमने तय किया कि दिल्ली मिलके किसी हालत में योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। योगा की क्लासेस शुरू हुई, दोबारा मैंने कहा भाई मैं कहीं से लेके आऊँ, पैसा लेके आऊँगा और योगा की क्लास से योगा टीचर्स को मैं तनख्वाह दूंगा, कहीं से तनख्वाह ला के दूँ। तब से योगा की क्लासेस चल रही हैं। वापस 2 दिन के लिए बीच में बंद हुई थी, वापस योगा की क्लासेस चालू हो गई हैं। मेरे पास वीडियोस आते हैं, मेरे पास तस्वीरें आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। सुबह शाम योगा की क्लासेस चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नौजवानों को मिलकर राष्ट्र निर्माण का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों को पानी और खाने की चीजों को बर्बादी से बचाने के लिए आगे आना होगा। इलाहाबाद में विद्या भारती की तरफ से आयोजित होने वाले अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव के उद्घाटन समारोह के मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने स्कूली बच्चों को संबोधित किया। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने विद्या भारती के होनहार बच्चों को पुरस्कारों से भी नवाजा। संस्कृति महोत्सव के मौके पर बच्चों ने कई रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे भारत में और एक ही मकसद है, देश को विश्व गुरु बनाना है। देश को गुरु बनाना है, एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य। और एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत की 130 करोड़ की जनता लगी हुई है। चाहे आदिवासी हो, जंगलों में रहते लोग भी ये काम कर रहे हैं, चाहे कोई झोपड़पट्टी में रहने वाली कोई माँ, ये भी यही काम कर रही है। देश के लिए काम कर रही है, अपने परिवार के लिए काम करती है, वो देश के लिए ही काम करती है मित्रों। ये अलग नहीं हो सकता। और ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, बच्चों को इसका लाभ प्राप्त होगा और भारत को आगे बढ़ाने के लिए इसका सहयोग मिलेगा। ऐसे होनहार बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जो हमारे सामने 3-4 कार्यक्रम हुए, ये सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और 2 बच्चों ने पेंटिंग करके मुझे फ्रेम दी, वो दोनों बच्चों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए और देश को आगे बढ़ाने के प्रयास करते रहिए। आप सबको बहुत। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नेशनल न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल। देश से हर साल लाखों लोग सफर हज पर सऊदी अरब जाते हैं और इस धार्मिक सफर पर उनका 4 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। लेकिन मोदी सरकार इस खर्च को कम करने पर काम कर रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय खर्च को कम करने की प्लानिंग कर रही है। दिल्ली में आज हज कॉन्फ्रेंस में तमाम राज्यों के हज कमेटी चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शामिल हुए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री जॉन बर्ला भी मीटिंग में पहुंचे। 2 घंटे से ज्यादा लंबी चर्चा के बाद हज को सस्ता करने की बात निकलकर सामने आई। मंत्रालय आजमीन को दी जाने वाली गैर चीजों को हटाने की ओर कदम बढ़ाएगा। लगेज, बैग सहित कई चीजें हटा दी जाएंगी। इसी तरह हज फॉर्म भरने वाले जो लोग हज पर नहीं जा सकेंगे उनका पैसा भी रिफंड किया जाएगा। हाजियों को एम्बार्केशन पॉइंट भी अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार होगा। उसको एड्रेस किया हमारी अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की यशस्वी महिला मंत्री जो हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, जो कि हमारे अमेठी से आती हैं। मुझे उनके साथ काम करने का भी अवसर मिला और उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। उन्होंने महिलाओं को लेकर बड़ी अच्छी बात उठाई है। हज कमेटी के दौरान ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी, इसमें महिलाओं को जो हज हाउसेज हैं, जहां पर भी पूरे कंट्री में हज हाउसेज हैं, वहां पे महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम हो सकता है, उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर काम करने का जोर दिया है। और जो हज पर जाने वाले हिंदुस्तान से आजमीन होते हैं, जो गरीब गुरबा परिवार से होते हैं, कैसे पैसा जोड़कर हज को जाते हैं, उस खर्चे को कैसे कट ऑफ किया जाए, उसमें कैसे उनको राहत दी जाए। काफ़ी ऐसे खर्चे थे जिसको उन्होंने चर्चा करके ख़त्म किया है और लगभग मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए का
फर्क पड़ेगा। कम से कम 4 लाख की जगह पर अब वो हज जो है वो लगभग 3 लाख के आसपास, 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में आ जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात की सोच है। एक पॉजिटिव सोच के तहत जो हमारी मैडम ने करा है, जो मिनिस्टर मैडम ने, वो अपने आप में पूरे देश के लिए और देश के लोगों के हाजियों के लिए और हम आने वाले जो जाने वाले हाजी हैं आइंदा सालों में, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी और बड़ी राहत मिलेगी उससे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो मीटिंग हुई, जिसमें सारे स्टेट्स के हज कमेटी के चेयरमैन और ईओ थे और हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और हमारी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से श्रीमती स्मृति ईरानी जी थे। आज बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें हाजियों की सुविधा को में रखते हुए उनको अच्छी सुविधा मिले और कम खर्चे से हाजी हज करके आ सके, उस बिंदु पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया। और उसका असर यह हुआ है कि अब की बार आने वाले हज में हाजियों पे खर्चा कम आने की पूरी संभावना लग रही है, क्यों जिस प्रकार से हमारी मंत्री साहिबा ने और सारे स्टेट के हज कमेटी के चेयरपर्सन्स और हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर्स ने सब ने मिलकर जो सुझाव दिए, उस पर गंभीरता से जो गौर व फिक्र किया, उससे बातें बहुत सारी इस प्रकार की निकल के आई है कि पर हाजी जो खर्चा पहले आया उसको और कम की पूरी मशक्क़त की गई है और इंशाअल्लाह इसमें हाजियों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। इसके लिए मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहिबा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने जो अवगत कराया हम लोगों को मीटिंग के माध्यम से, उनका कहना ये है कि एक हाजी पे 4 लाख के आसपास खर्चा आ रहा है। वो जो इंडिया का हाजी है वो काफ़ी गरीब स्थिति में है, तो अगर हम उसका बैगेज वगैरह और जो फालतू की चीज़ें हैं, जैसे आपका छतरी है, आपकी चादर है, इन चीज़ों को अगर हटा देते हैं तो कम से कम तो 60 से 70 हज़ार रुपये हाजी को फ़ायदा होगा। नंबर 1। दूसरा, एम्बार्केशन पॉइंट ये कंपलसरी नहीं है कि हाजी जो है दिल्ली से ही जाए, बम्बई से जाए, मैंगलोर से जाए, कलकत्ता से जाए। अगर हाजी कहीं उस एरिया के पर्टिकुलर आसपास रहता है तो वो उसकी मर्जी है, तो वो कहीं बम्बई से भी जा सकता है, दिल्ली से भी जा सकता है। ऐसा माननीय मंत्री महोदय ने हमको अवगत कराया है कि हाजी की मर्जी है, वो कहीं से भी जाए, दिल्ली से जाए, बम्बई से जाए, ये उसका अधिकार है। और यूथ शहर वेलफेयर फाउंडेशन और RKR आर्ट गैलरी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली के सहयोग से 2 रोज़ा उर्दू अंग्रेजी कैलीग्राफी का आयोजन किया गया है। 2 दिनों तक जारी रहने वाले इस वर्कशॉप में नई जनरेशन को आर्ट ऑफ कैलीग्राफी से रूबरू किया जाएगा। इस वर्कशॉप में दिल्ली के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के छात्र और छात्राएं शामिल हो रही हैं। इस वर्कशॉप के आयोजन के हवाले से क्यूरेटर मोहम्मद इमरान खान ने अपने तासुरात में कहा कि वर्कशॉप का मकसद नौजवान आर्टिस्टों की सलाहियतों को उजागर करना है। इस अवसर पर माहिर खत्तात और नेशनल इनाम याफ्ता अनी सिद्दीकी ने कहा कि यूथ शहर वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से नई नस्ल के मुसव्विरों को अपनी महारतें निखारने का मौका मिल रहा है। आर्ट नाक़िद काजी मोहम्मद रागिब ने भी वर्कशॉप में शरीक होकर स्टूडेंट्स को कैलीग्राफी की तकनीक से वाकिफ कराया। Basic strokes like how to hold the kalam, what is the importance of kalam, like bamboo stick, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ है और अभी जो है हम मार्कस पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कैलीग्राफी का सिलसिला हिंदुस्तान में कब से चला आ रहा है, क्या इसकी शुरुआत है, वो सारी चीज़ें हमें जानने को मिली और अनीस सर ने हमें इसकी इम्पोर्टेंस बताई है। इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ और विज़िट करी है। जिस एग्जीबिशन में या वर्कशॉप में हम हैं, ये 12-13 तक है और उसको हम अभी आगे बढ़ाने का प्रोग्राम नहीं है, तो जिसको भी देखना है, समझना है, सुनना है, तो इस 2 दिन में फ़ायदा उठा लें और जिससे कि आपको फ़ायदा मिले और इस आर्ट को मिले, आपको एक अच्छी मालूमात मिले और अच्छा समझकर उसको हम लोग कर रहे हैं। गाजियाबाद थाना ट्रॉनिका क्षेत्र के खुशहाल पार्क कॉलोनी में घर में सो रहे युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पत्नी और बच्चों के साथ रहता था मृतक फयाज और परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में टीम भी गठित कर दी गई है। अभी तो जानकारी नहीं मिला। रात में 3 बजे यही बरेनिया जाके घर पे जगाए थे। अच्छा। हाँ, कैसे ऐसे ये बोले कि वहाँ पे फिर घर में ऐसे लग रहा है आवाज़ जो है ना, आपका लड़का चिल्ला रहा है। अच्छा। तो मैं तो लड़की के यहाँ था उधर। आज रात में एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहम्मद अयाज, जो कि खुशहाल पार्क ट्रोनिका सिटी के रहने वाले हैं,
उनकी किसी व्यक्ति ने घर में घुसकर हत्या कर दी, गला रेत कर। तो इस पर तत्काल पुलिस बल आया और यहाँ पर हम लोगों ने सघन हम लोग यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं सभी चीज़ों की, और सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ हमें एविडेंसेस मिले हैं, उनको हम फॉरेंसिक टीम के द्वारा कलेक्ट करवा रहे हैं। और ये मृतक जो है यहाँ पर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इस घर में रहते थे, और किसी भी तरह के फोर्स एंट्री के नहीं है। तो इसमें अभी सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम घटना का सफल अनावरण करते हुए उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। राजनीतिक रंजिश के चलते इलाहाबाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिले के हंडिया तहसील में खेत में काम कर रहे शशांक सिंह को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो खेत से अपने घर वापस लौट रहे थे। गोली की वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शशांक सिंह के घर वालों ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक दर्ज की गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में हथियारों को जल्द ही जो भी हत्यारे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। को एक बाइक सवार ने पीछे से गोली मार दी है। तत्काल पुलिस टीम द्वारा फील्ड यूनिट द्वारा भी घटना का निरीक्षण स्थल किया गया है। अब तक की पूछताछ में इन परिजनों का यह आरोप है कि चुनावी रंजिशी को लेकर के इनके ऊपर फायरिंग की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है जिसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद किया है व एक व्यक्ति को अज्ञात के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है। इसके पश्चात बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके के एक गांव में एक स्कूल संचालक द्वारा एक 13 वर्षीय छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मसूरी में एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें यह पाया गया कि नाहल स्थित एक स्कूल में जिसके प्रधानाध्यापक नाबालिग लड़की के साथ गैर कृत्य कर रहे थे, और इसी सूचना का संज्ञान लेते हुए एक अभियोग दर्ज किया गया जिसमें पॉक्सो की धारा लगाई गई और इसके जो मुख्य आरोपी है उसको आज गिरफ्तार किया गया। 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 13 नवंबर से 19 नवंबर तक जम्मू के MAM स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। यह ऐलान जम्मू जोन के ADGP मुकेश सिंह ने किया है, जो जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की खुसूसी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंह ने कहा कि इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों की 52 टीमें हिस्सा लेंगी। आप जानते हैं कि J&K गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही है। माई यूथ माई है, फिट इंडिया है, नशा मुक्त अभियान है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही है। और इसमें मेन मकसद इसका है कि यूथ को मिलिटेंसी से दूर रखना, ड्रग्स से दूर रखना और समाज की और भी अनेक बुराइयों से यूथ को दूर रखना। इसी सिलसिले में ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो नेशनल लेवल टूर्नामेंट है, इसको काफ़ी सालों बाद हम होस्ट कर रहे हैं, जिसमें JK वॉलीबॉल एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, पेट्रन, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। बहुत मेहनत की गई है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। 14 नवंबर से 19 नवंबर तक ये टूर्नामेंट यहाँ होस्ट किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 1000 प्लेयर्स और ऑफिशियल्स ये मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ पे आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। 6 वॉलीबॉल कोर्ट्स यहाँ बनाए गए हैं, 3 कोर्ट्स स्टेडियम के अंदर और 3 कोर्ट्स स्टेडियम के बाहर, और सभी कोर्ट्स फ्लडलिट है। तकरीबन 40 मैचेस रोज़ यहाँ पे खेले जाएंगे, जिसमें ये सारी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। ख़ास तौर से आज मैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का और स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हमारी मदद की है। और इसी के साथ नेशनल न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।